ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में जो है विलियन नामक लेसन में कुछ बातों का अध्ययन कर चुके थे। उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। उनमें आपको हम सारे जिक्र कर दिए थे कि आदर्श विलियन एक होता है। जैसे हमने बताया था कि एक साम्य विलियन और एक तनु विलियन होता है, एक समपराशरी विलियन होता है, अतिपराशरी होता है। तो उसके साथ साथ जो है आपको विलियन के प्रकार भी आपको बताया गया था। लेकिन आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे आदर्श विलियन। आदर्श विलियन क्या होता है उसके बारे में आप जानें, यानी कि वह विलियन जो किसी भी सांद्रता और किसी भी ताप पर राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन करता है। देखिए, एक बात इसमें ये आती है, राउल्ट का नियम क्या होता है। तो देखिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मूल प्रभाज एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये ध्यान से देखेंगे कि P माइनस PS अपॉन P कहीं ओ लिख देता है बराबर n/n प्लस कैपिटल N। यहाँ पर देखें, ये जो है राउल्ट का नियम है। इस नियम का जो विलियन पूर्णतः ताप और किसी भी सांद्रता पर पालन करे वह जो आदर्श विलियन कहलाएगा। वैसे तो वास्तव में कोई आदर्श विलियन नहीं होता है, लेकिन अत्यधिक तनुता हो, तनु विलियन के बारे में पढ़ाया गया था कि जब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो तो उस विलियन को हम क्या कहेंगे, तनु विलियन कहते हैं। तो जब तनुता बहुत कम हो तो लगभग सभी विलियन जो है राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन, यानी आदर्श विलियन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे हमने आदर्श विलियन में कुछ विलियनों के नाम दिए हैं, जिसे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का विलियन है, बेंजीन और टॉलुइन का विलियन है, एथिल ब्रोमाइड एथिल आयोडाइड का विलियन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का विलियन है, मेथिल एथिल एल्कोहल का विलियन है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का विलियन। ये जो है आदर्श विलियन के उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन तनुता क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। कम तनुता पर ये जो है विलियन आदर्श विलियन की भांति व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे, आदर्श जो विलियन होता है उसमें विलियन बनाते हैं तो उनके जो घटक होते हैं उनको जब मिला दिया जाता है तो न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और न ही अवशोषण होता है, अर्थात न तो आयतन बढ़ेगा और न ही उनकी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, अर्थात उनका आयतन भी शून्य होता है, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उनकी जो एंथैल्पी होगी यानी डेल्टा H का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। जो आप कक्षा 11 में एंथैल्पी परिवर्तन पढ़ कर आए हैं वही हम आपको एक बार बता रहे हैं कि डेल्टा H जो होता है वह शून्य होगा और डेल्टा V भी आपका क्या होगा, शून्य होगा। अगर हम दो द्रव लें, यानी एक विलेय और एक विलायक लें, तो एक विलेय और एक विलायक ले लें और इन दोनों को मिलाकर के एक विलेय यदि बनाएं तो उनके लिए डेल्टा H का मान 0 और डेल्टा V का मान क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा सा अगर हम ये बात ध्यान में रखें, एक ग्राफ हम प्लॉट करें, उसके मोल प्रभाज नाम आप सुने हैं, मोल प्रभाज के बारे में हम लोग अध्ययन भी किए हैं। तो मोल प्रभाज और ये जो आंशिक दाब है ये वाष्प दाब है। ध्यान से एक बार हम आपको बता दें कि ये जो है क्षारीय और ये Pa और ये Pa0, ये क्षारीय, ये जो है आपका Pb और ये Pb0 जो है आपका है क्या है, ये जो है A और B के मोल प्रभाज हैं, ये A और B के आंशिक दाब हैं और ये दोनों क्या है, ये जो है दोनों घटकों के वाष्प दाब हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो हम जो है क्या करें कि Pa और क्षारीय, ध्यान से देखेंगे Pa
छाइये के बीच हम क्या करें, यानी कि पदार्थ A के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो एक सीधी रेखा AB प्राप्त होती है। और ये दूसरे पदार्थ B, यानी कि ये आपका दूसरे पदार्थ B के जो है, ये जो क्या है आपका, इसको हम कहते हैं आंशिक दाब और ये मोल प्रभाज के बीच ग्राफ खींचे तो ये सीधी रेखा प्राप्त होती है। इन दोनों के जो आंशिक दाबों का जो योगफल होता है वह कुल दाब के बराबर होता है। यहां से हम एक देखें तो ये एक सीधी रेखा AD प्राप्त होती है। तो जो विलयन AD पर स्थित होते हैं वे राउट का नियम पालन करेंगे, यानी राउट के नियमों का पालन करते हैं। यदि ये जो है वक्र जो है इसके नीचे चला जाए तो ये राउट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, या ये वक्र ऊपर से जाए तब भी राउट के नियमों का पालन नहीं होगा, अर्थात वे विलयन अनादर्श विलयन कहलाएंगे। जो AB पर नहीं, AD पर रेखा AD पर नहीं होंगे वे अनादर्श विलयन कहलाएंगे। यदि वे AD पर स्थित हैं तो वे जो है आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक, आदर्श विलयन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आदर्श विलयन के क्या लक्षण हैं अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आदर्श विलयन राउट के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है। जब पूर्ण रूप से पालन करेगा तो ये ध्यान से देखेंगे कि पदार्थ A का जो आंशिक दाब है वह पदार्थ A के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है। और पदार्थ B का आंशिक जो दाब होता है वह पदार्थ B के वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है। और विलयन का कुल जो है, जो विलयन का कुल दाब है वह उन दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये आप जो ग्राहम का नियम, ग्राहम का विसरण का नियम आप पढ़े हैं कक्षा 11 में, उससे आप पढ़े होंगे कि किसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के आंशिक दाबों का जो योग होता है उस विलयन में या उस गैस में उपस्थित, यानी उस विलयन का कुल दाब कहलाता है। तो उसी के आधार पर PE बराबर होता है PA प्लस PB। तो PA का मान और PB का मान रखेंगे तो P का मान, यानी कि उस विलयन का जो है कुल दाब आपका आ जाएगा पदार्थ A का वाष्प दाब और पदार्थ A के मूल प्रभाज का गुणनफल है, प्लस पदार्थ B के वाष्प दाब है और गुणे ये क्या है कि उसका मूल प्रभाज है। अब दूसरी बात आती है विलयन के अवयवों को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा हम जो है, जैसे पदार्थ A और B को जो है अगर मिला दिए विलयन बन गया आदर्श विलयन, तो इनको किसी भी विधि यानी प्रभाज्य आसवन की विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। तीसरा है विलयन के दोनों घटकों को जब हम मिलाते हैं तो इनका जो आयतन होता है दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर ही होता है, न तो उससे कम होगा और न ही अधिक होता है। जब न तो कम होगा और न ही अधिक होगा तो अर्थात आयतन में जो परिवर्तन होगा वह शून्य के बराबर होता है। दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन, हमने बताया कि दोनों अवयवों को मिलाते हैं तो न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही ऊष्मा अवशोषित होती है, तो अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल्टा H का मान क्या होगा, शून्य होगा। विलयन में A और B के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल है वह A और A के बीच और B के मध्य जो आकर्षण बल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये तो आपके रहे आदर्श विलयन के लक्षण। अब हम पढ़ते हैं अनादर्श विलयन, यानी वे विलयन जो सभी दशाओं में सभी तापों पर राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन में सभी विलयन, बहुत सारे विलयन ऐसे हैं जो राउट के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। तो वे जो है, जैसे हम आपको बता दें कि इसमें जो अनादर्श विलयन में कुछ विलयनों के नाम हैं
जैसे हम बात करते हैं अनादर्श विलयन में, तो ये जो है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक अम्ल का विलयन है, क्लोरोफॉर्म ईथर का विलयन है, एनिलीन और एसीटोन का विलयन है। ये अनादर्श विलयन की जो है उदाहरण है। अनादर्श विलयन में ये जो ध्यान से देखें, अनादर्श विलयन में जैसे हम आपको बताए थे कि पीए बराबर ये होता है पीए यानी कि पदार्थ ए का आंशिक दाब जो होता है पदार्थ ए के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, तो आदर्श विलयन होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो इसके बराबर नहीं होता है। पीबी इक्वल्स टू यानी बराबर होता है PB0XA, यानी कि ये जो है आपका आंशिक दाब है, ये आपका जो है वाष्प दाब है और ये उसका क्या है मोल प्रभाज है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। और डेल्टा H और ये मिश्रण में था, मिश्रण का एंथैल्पी है, ये जो शून्य के बराबर नहीं होगी, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है। अब जो है देखेंगे डेल्टा V ये मिश्रण में है, तो इसमें जो है आपका मान जो है डेल्टा V का मान शून्य के बराबर नहीं होगा, या तो ये घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर ध्यान दें कि डेल्टा V का मान जो है धनात्मक आता है, डेल्टा V का मान धनात्मक आता है, तो इसका मतलब ये है कि वह जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा भाई, कि वह जो आपका विलयन बनेगा वह आपका जो है ऋणात्मक विलयन कहलाएगा। वह कैसा होगा, ऋणात्मक विलयन होगा। यदि आप जो है ध्यान से देखें, अगर डेल्टा V का मान जो है धनात्मक आ गया, डेल्टा V का मान ऋणात्मक आ गया, तो अगर धनात्मक है तो वह धनात्मक विलयन होगा, अगर ऋणात्मक है तो वह ऋणात्मक विलयन होगा। ये अनादर्श विलयन में आपको हम बताते हैं, एक बार फिर से देखें ध्यान से। डेल्टा V का मान यदि धनात्मक है तो वह अनादर्श विलयन कैसा होगा, धनात्मक होगा, और यदि वह डेल्टा V का मान ऋणात्मक है तो वह जो है अनादर्श विलयन जो है ऋणात्मक होगा। और डेल्टा H का मान भी जो है एंथैल्पी जो परिवर्तन है, अगर यह धनात्मक है तो धनात्मक अनादर्श विलयन होगा, और डेल्टा H का मान जो है अगर ऋणात्मक है तो यह अनादर्श विलयन ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहलाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर धनात्मक और ऋणात्मक की बात कर रहे हैं तो ये जैसे हमने आपको ये ग्राफ खींचा था, यहाँ पर एक ग्राफ हम खींच भी देते हैं। ये आपका A है, ये C है, ये B है और ये क्या है D है। अगर हम जो है इसके बीच जो है इसको मिला दें, इनको मिला दें, तो ये आपका जो है एक वक्र बनता है। ये P बराबर PA प्लस क्या है PB है, यानी पदार्थ A और B के आंशिक दाब का योगफल जो कुल दाब के बराबर होता है। यदि इस रेखा से अगर ऊपर है तो यह अनादर्श विलयन जो होता है धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाता है। यही वक्र अगर इसके नीचे से जाता है, यानी एडी जो रेखा है इसके नीचे से होकर जाएगा, तो यह अनादर्श विलयन ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहलाएगा। अनादर्श विलयन में ध्यान से देखेंगे, धनात्मक अनादर्श विलयन के लिए जो Pa का मान होता है वह जो है बड़ा होता है। Pa यानी पदार्थ A, यहां पर देखें जैसे ये जो Pa का मान होगा, Pa का मान बड़ा होगा, Pa का अंश यानी पदार्थ A का अंश वाष्प दाब है और पूरे ये जो है क्षारीय A, ये इस प्रकार से होगा। और Pb का मान जो है Pb0 और गुणे XV, ये जो इस प्रकार का, अगर इस प्रकार के धनात्मक अनादर्श विलयन है तो ये फॉलो करेगा। अगर ये ध्यान से देखिए ऋणात्मक अनादर्श विलयन है तो Pa का मान जो है छोटा होगा, ये जो है Pa का आंशिक दाब है, वाष्प दाब है और गुणे क्या है क्षारीय है, और ये Pb है, ये जो Pb0 और गुणे XV है। यानी ये जो है आपका धनात्मक अनादर्श विलयन है और ये क्या है ऋणात्मक अनादर्श विलयन है। ये धनात्मक अनादर्श विलयन है
और ये ऋणात्मक अनादर्श विलयन है, ये धनात्मक अनादर्श और ये ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहलाएगा। यहाँ पर अगर देखें ये जो है आपका धनात्मक के बजाय ये ऋणात्मक के लिए अगर ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ इस प्रकार से होगा, यानी P बराबर होगा Pa और प्लस क्या Pb, यानी कि पदार्थ A के आंशिक दाब और उसके मूल प्रभाज के बीच ये जो ग्राफ खींचा गया है, क्योंकि इसके पहले हम आदर्श विलयन में ग्राफ खींचकर आपको बताए थे कि हम जो है पदार्थ जिस पदार्थ का आंशिक दाब लें उसी पदार्थ का जो है हम क्या करें मूल प्रभाज लें, और दोनों के बीच यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये जो सीधी रेखा पर यदि उन दोनों के आंशिक दाबों का योगफल अगर प्राप्त हो जाए एडी रेखा पर तो वह विलयन आदर्श विलयन है। अगर उसके ऊपर या नीचे प्राप्त होता है तो वह अनादर्श विलयन, यानी वह आदर्श विलयन नहीं होगा। अगर ऊपर वाला जाता है, जो ऊपर जा रहा है वह जो धनात्मक अनादर्श विलयन है, और जो नीचे अगर आता है वह ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहलाएगा।